हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मोनिका और आप आए अपने चैनल इग्नू स्टडी पॉइंट पर। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रिएटिव राइटिंग सब्जेक्ट। हम इन सब्जेक्ट्स को इग्नू जो एग्जाम होने वाले हैं जून में उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करे हैं क्योंकि काफी बच्चे जॉब पर भी जाते हैं, रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आप सिर्फ इन वीडियोस को भी देख लोगे तो भी आप बहुत अच्छा लिख कर आ सकते हो। मैंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी हैं और ये नोट्स भी मैंने बहुत एनालाइज करके बनाए हैं, तो आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी इनको पढ़ सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं क्रिएटिव राइटिंग। इसमें ना बुक के अंदर 4 ब्लॉक्स हैं, वो 4 ब्लॉक के अंदर 4 से 5 यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं फर्स्ट ब्लॉक की यूनिट 1 और 2 कवर करने जा रही हूँ। उसके बाद जल्दी वीडियो अपलोड होती रहेंगी। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्रिएटिव राइटिंग जो सब्जेक्ट है इसका क्या यूज है। तो जो राइटर्स वगैरह होते हैं, जो पोम्स लिखते हैं, जो स्टोरी लिखते हैं, तो उनकी स्क्रिप्ट जो तैयार की जाती है, यहाँ तक कि सॉन्ग्स की भी जो स्क्रिप्ट तैयार की जाती है वो एक राइटर ही करता है, क्रिएटिव राइटर होता है। वो कुछ ना कुछ नया लेकर आता है। तो वैसे क्रिएटिव राइटर बनने के लिए क्या हमेशा वो इनबॉर्न होते हैं या फिर हम सीख भी सकते हैं। तो यहाँ से बात स्टार्ट होती है। ये हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन है, बट क्वेश्चन इसका डायरेक्ट आता है, कैन क्रिएटिव राइटिंग बी टॉट। अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रिएटिव राइटिंग बी टॉट, क्या क्रिएटिव राइटिंग को पढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो हम भी तो पढ़ ही रहे हैं ना, तो मीन्स पढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन पढ़ाया हुआ काम कितना करता है, वैल्यू कितना करता है। तो वो एक इंसान की वैल्यू पोटेंशियल पर मतलब निर्भर रहता है। कोई इंसान कितना ज़्यादा श्रद्धा से उस चीज़ को सीख रहा है, कितना उस चीज़ पर टाइम दे रहा है। जो इनबॉर्न है वो कम टाइम देगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो टाइम तो देते ही आया है, जो उसका इंटरेस्ट है। लेकिन जो सीख रहा है उसको टाइम देना पड़ेगा, तब वो सीख पाता है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग के लिए तो सबसे पहले तो हमने इसको लिखा हुआ है मोर यस देन नो, यानी बहुत बड़ी हाँ है कि हम सीख सकते हैं, कोई इश्यू थोड़ी ना है इसके अंदर। क्रिएटिव इम्पल्स इज इनबॉर्न। वैसे तो क्रिएटिव इम्पल्स जो होती है वो पैदाइशी होती है, ये पैदाइशी गुण होते हैं। बट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग कैन मोस्टली बी टॉट। लेकिन काफ़ी एस्पेक्ट में ये भी देखा गया है कि काफ़ी बच्चे सीख कर भी आते हैं, है ना। डांसिंग सिंगिंग स्किल्स हैं, इनको भी सीखा जा सकता है। ऐसे ही राइटिंग स्किल को भी सीखा जा सकता है, बट टाइम देना पड़ता है। द ग्रामर ऑफ द ट्रेड, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है। ग्रामर, बिल्डिंग ऑफ क्लाइमैक्स, आपकी कहानी में उतार चढ़ाव कैसा है। एग्जैक्ट प्लेस वेयर द एंडिंग, किस सही जगह आपकी जहाँ पे आप स्टोरी की एंडिंग कर रहे हो, पोम की एंडिंग कर रहे हो। क्योंकि अगर एंडिंग अच्छी नहीं होगी ना तो आपके रीडर्स को मज़ा ही नहीं आएगा पढ़ने के लिए। इस सब्जेक्ट को आप ऐसे लेके पढ़ो जैसे कि आप एक बहुत अच्छे राइटर हो और आप अपने बारे में बातें बता रहे हो। यकीन मानो बहुत मज़ा आएगा और याद भी हो जाएगा। अब इसके बाद है इवन द सो कॉल्ड क्रिएटिव इम्पल्स, जो बहुत ज़्यादा जिसके अंदर हुनर है, द स्पार्क कैन बी डेवलप्ड एंड ओन टू अ लार्ज एक्सटेंट। वो अपनी हर स्टोरी में, हर राइटिंग के अंदर एक स्पार्क ऐड करता है, एक मतलब तड़का लगाता है। उस तड़के की वजह से हम उस चीज़ को दोबारा देखना चाहते हैं। अब सीरीज जो चलती है, सीरीज के अंदर वो 1-2 मिनट का भी ट्रेलर दिखाते हैं तो हमें कनेक्ट कर लेते हैं और हम उसको पूरा देखना चाहते हैं। कोई मूवी है वो भी ऐसी करती है, स्टार्टिंग में इतना इंटरेस्ट दिखा देती है कि हम उससे जुड़ जाते हैं। तो ये क्रिएटिव राइटर तब कर पाता है जब वो एक्सपीरियंसफुल हो जाता है। इसके अलावा हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, है ना। हम सिखाने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो हमें सिखा रहा है वो एक अच्छा राइटर होगा और वो हमें अपनी बातें बताएगा, अपनी राइटिंग बताएगा, लिखने के तरीके बताएगा और अपने डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएगा, तो हम उससे वैसे कनेक्ट हो जाएंगे। हर कोई सिंगर नहीं होता माना, लेकिन हर किसी को गाना नहीं आता। अंताक्षरी तो सब खेलते होंगे ना घर पे, तो गाना तो सभी गा लेते हैं। हम उनकी डिमॉन्स्ट्रेशन से ही तो सीखे हैं। बेशक इतना अच्छा ना आता हो लेकिन कुछ को आ जाता है, घर पे प्रैक्टिस करते करते आ जाता है ना। ऐसे ही राइटिंग स्किल्स भी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। ये आपके ब्लॉक 1 है। ओके, ब्लॉक 1 का हम यूनिट नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग। ये भी आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन में भी यही हो सकता है आपका कि क्रिएटिव राइटिंग क्या है और इसके बारे में आप बताइए। तो इसको देखते हैं। क्रिएटिव राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे। राइटिंग इज एन आर्ट, है ना। राइटिंग एक आर्ट है, एक कला है।
and more so creative writing which is an expression of your creative urge। एक राइटिंग क्या है, वो आपकी एक्सप्रेशंस की अर्ज, आप ये मान सकते हो आपके एक्सप्रेशंस को दिखा रहा है। कोई भी स्टोरी, कोई भी पोम क्या दिखाता है, हमारी फीलिंग्स को शो करता है ना, एक्सप्रेशंस को दिखाता है। इमेजिनेटिव स्टोरी भी एक्सप्रेशन को ही दिखा रही होती है। इट इज़ नॉट ओनली इंफॉर्मेटिव, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं होता है, ये क्रिएटिव इम्पल्स को स्टिमुलेट करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है ये। अब हम स्टार्ट करते हैं कि राइटिंग के टाइप्स क्या होते हैं। राइटिंग कितने टाइप की होती है? तो राइटिंग 2 टाइप की होती है, एक क्रिएटिव और दूसरा नॉन क्रिएटिव। अब हम जानेंगे क्रिएटिव राइटिंग क्या है और नॉन क्रिएटिव राइटिंग क्या है। तो यहाँ देखते हैं, एक सेकेंड, नॉन क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। तो मैंने पॉइंट्स में लिखा है, आप इसको इलैबोरेट करके पैराग्राफ्स में कन्वर्ट कर देना। डील्स विद आइडियाज, जो नॉन क्रिएटिव राइटिंग होती है वो आइडिया के साथ डील करती है। पर्पस टू इन्फॉर्म, इसका उद्देश्य सिर्फ इन्फॉर्म करने का होता है, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। जितनी भी आपकी स्कूल की बुक्स थी, लिटरेचर की, हिस्ट्री, ये ज्योग्राफी, जितने भी बुक्स थी, ये नॉन क्रिएटिव होती है। मैथ्स की बुक है ना, नॉर्मल देखो 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन से क्वेश्चंस मिलेंगे, इतनी क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी 5th तक की बुक के अंदर होती है। तो 6 to 12 तक की बुक्स सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है ना, ये क्रिएटिविटी के लिए। लेकिन आप 5th तक की बुक देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती है। ईजी टू कॉम्प्रीहेंड, यानी इनको हम अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझने में अच्छी होती हैं। अब है क्रिएटिव राइटिंग। नॉन क्रिएटिव तो हमने समझ लिया, अब देखते हैं अपन क्रिएटिव राइटिंग क्या है। ऑलमोस्ट ए स्पिरिचुअल एक्टिविटी, ये हमारी स्पिरिट से जुड़ी हुई है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। हम अपने दिल से एकदम सोचते हैं, कुछ नया बनाते हैं, हमारे एकदम कनेक्टेड रहती है वो चीज़ें। पर्पस इज नॉट टू इन्फॉर्म बट टू रिवील, इसका पर्पस सिर्फ इन्फॉर्म करने का नहीं है, इसका पर्पस जोड़ने का है, आपको उस चीज़ से कनेक्ट कर देने का है एकदम। अब नेक्स्ट देखते हैं क्रिएटिव राइटिंग के बारे में ही। आप इसको अच्छे से लिखोगे तो 2-3 पेज में इसको एलैबोरेट करके लिख सकते हो। क्रिएटिव राइटर मेडिएट्स कंक्रीट थिंग्स ऑफ वर्ल्ड। कंक्रीट मीन्स होता है ऐसी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, मूर्त चीज़ें, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो चीज़ें देख नहीं सकते, अमूर्त चीज़ें, दोनों के अपोजिट हैं, ठीक है। कंक्रीट के अंदर आप लगा सकते हो अर्थ, मून, है ना, जो भी चीज़ें दिख रही है। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर फीलिंग्स आती हैं, हैप्पी, सैड, इमोशनली, सब देख सुन सकते हो आप। क्रिएटिव राइटर मेडिएट्स कंक्रीट थिंग ऑफ वर्ल्ड, जो क्रिएटिव राइटर होता है वो दुनिया की सारी कंक्रीट चीज़ों को बहुत ध्यान से देखता है, उसके बारे में समझता है, वो लहरों के अंदर से मोती निकाल लाता है ना, ऐसे मान सकते हैं हम। और एब्स्ट्रैक्ट थॉट लाइक लव, डिविनिटी, इस सबको pour out his feelings in his writing, उड़ेल देता है, आप ऐसे मान लो। एकदम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को लिया, प्यार को, है ना, सैडनेस को, अपनी डिग्निटी को, सब चीज़ों को उसने लिया और किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट कर दिया, है ना, किसी न किसी चीज़ से इतने अच्छे से कनेक्ट किया कि हमें वो चीज़ें उसमें नज़र आने लग गई। ब्रिंगिंग यूनिक इमेजिनेशन टू प्ले, बहुत अच्छी यूनिक इमेजिनेशन भी लेकर आते हैं वो लोग। अब ये जो चांद सा चेहरा बताते हैं, क्या किसी का चेहरा सच में चांद हो सकता है क्या? चांद तो अलग है। अब कुछ कहते हैं चांद में दाग है, ये है, वो है। तो ये लाइनें जो कनेक्ट की गई है ना, ये राइटर वाली एक फीलिंग है आप लोगों के अंदर जो आप कनेक्ट कर देते हो। इंटरेक्ट विद लाइफ एंड सोशल सिचुएशंस एंड इवेंट्स, लाइफ के साथ इंटरेक्ट करना, सोशल सिचुएशंस को दिखाना, इवेंट्स को दिखाना, ये भी एक स्टोरी के अंदर होता है। हम किसी ना किसी कल्चर का कोई फेस्टिवल के बारे में बता सकते हैं, आसपास चल रही सोशल सिचुएशंस के बारे में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। ये क्वेश्चन आ रखा है पहले के ईयर्स में। क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, है ना, हम इसके एस्पेक्ट जानेंगे। तो एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, मैंने इसका एक फ्लो चार्ट बना रखा है, आप कोशिश करना एग्जाम में भी ऐसे ही बना कर आए। कंटेंट, फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड स्टाइल, 4 चीज़ें इसके एस्पेक्ट्स में होती हैं। एक एक को हम देख लेते हैं। सबसे पहले कंटेंट।
तो जो कंटेंट होता है, एसेंस ऑफ कंटेंट इज एक्सपीरियंस। कंटेंट का मतलब एक एक्सपीरियंस हम मान सकते हैं, है ना, क्योंकि बिना किसी चीज का एक्सपीरियंस लिए आप तो कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, कैसे बताओगे। एक्सपीरियंस वन एक्वायर फ्रॉम लाइफ अराउंड थ्रू वन सेंस। हम किसी ना किसी सेंस से देखते हैं, जैसे हमने टीवी में देखा हो तो आंखों से देखा होगा, फील किया होगा, स्मेल किया होगा, है ना, देखा हो, कुछ ना कुछ हम किसी न किसी सेंस से किसी चीज को जब देखते हैं वही हमारा एक्सपीरियंस होता है। हमने किसी गर्म चीज पे हाथ लगाया तो वो हमारा एक एक्सपीरियंस था, आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। हमने आज तक कभी किसी घोस्ट को नहीं देखा, लेकिन मूवीज वगैरह में जो हमने देखे हैं ना, वो हमें इमेजिन हो जाते हैं। नो राइटर कैन पॉसिबली राइट इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है खाली, एकदम खाली दिमाग में कोई कुछ सोच सकता है क्या। कोई भी चीज जो मैं नाम पहली बार बोलूं, जब तक आप लोगों ने उस चीज के बारे में सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। अब कोरोना वायरस है ना, जब नाम आया था स्टार्टिंग में कोई इमेजिन नहीं कर पाया था कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन बाद में इसका स्ट्रक्चर बनाया गया कंप्यूटर से और टीवी पे बाहर हमें बना के दिखाया गया, तो हमारे माइंड में उसकी इमेज बनी कि दैट्स कोरोना। तो वैसे ही हमारी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम जब तक देखते नहीं हैं, उसके बारे में सुनते नहीं हैं, हम उसके बारे में इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ही वुड हैव सीन वेरियस सिचुएशंस। हमने कई तरीके की सिचुएशन भी देखी होती है, इस चीज़ को ध्यान से सुनना। जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान ने हर चीज़ को खुद ही फेस किया हो। आप में से कई बच्चे होंगे या जो कि कई दोस्त होंगे मेरे जो कि कैसे होंगे, रिलेशन में होंगे, उनकी नज़र में रिलेशन अच्छा है, कईयों का ब्रेकअप हो चुका होगा तो मीन्स उनका रिलेशन बेकार है। अब हमने जो सिंगल हैं उन्होंने अपने दोस्तों से, है ना, गलियों में, मोहल्ले में, परिवार में ऐसे केसेस देखे होंगे जिनका बिलीव ही नहीं होगा इन सब चीज़ों में। तो हम कोई ना कोई सिचुएशन लेके बैठे होते हैं, है ना किसी टाइप की सिचुएशन कहीं से हमने देखी। अब काफ़ी जने बड़े सतर्क हो जाते हैं सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, इन सब सीरियल्स को देखकर, जबकि वो सिचुएशन हुई तो होती नहीं हमारे साथ, लेकिन हमने उसको देखा, उस सिचुएशन को फील करा, इमेजिन कर सकते हैं ना। तो ऐसे सिचुएशंस को इमेजिन किया जा सकता है। हैप्पी, सैड, पॉइजेंट, हार्श, जरूरी नहीं है सब सिचुएशन हमने फेस ही कर रखी हो, दैट्स पॉइंट। अ वेल रिटन बुक फील्स लाइक रियल। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है किसी राइटर के लिए कि जो भी उसने कुछ लिखा हुआ है ना, सामने वाले को वो रियल लगे, उसको ये ना लगे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऐसे तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। उसको आपकी बात के अंदर ऑथेंटिसिटी नज़र आए, सच्चाई नज़र आए, एक कंटेंट ऐसा होना चाहिए। ठीक है, टेल स्टोरीज भी बच्चों के लिए बनाई जाती हैं क्योंकि बच्चे यकीन कर लेते हैं। अब किसी बड़े को टेल स्टोरी सुनाओगे तो वो तो आपसे डिबेट करने लग जाएगा। अब देखते हैं फॉर्म क्या होती है। इट हैज़ टू मीनिंग्स, लिटरली फॉर्म एंड स्ट्रक्चर फॉर्म। दो टाइप की फॉर्म होती है, एक लिटरली होती है और एक स्ट्रक्चर होती है। लिटरेसी फॉर्म का मतलब होता है कि आपने कंटेंट को पढ़ा और कंटेंट से निकाल लिया कि इसका फॉर्म किस टाइप का है। और स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है कि आपने किसी कंटेंट को लिखने से पहले डिसाइड किया कि वो किस फॉर्म में आप लिखने वाले हो। जैसे डांस के फॉर्म होते हैं, ऐसे राइटिंग के भी फॉर्म होते हैं, सोनेट वगैरह, है ना। तो इन फॉर्म्स को आप निकालोगे तो दो टाइप के होते हैं, या तो आपने पहले ही देख लिया कि कंटेंट कैसा है उसके हिसाब से, या पहले फॉर्म डिसाइड करी, दो होते हैं ये। फॉर्म के अंदर आप देखते हो कि कैसे हम सैड स्टोरी लिखें, बायोग्राफी लिखें, या किस टाइप की आपको लिखनी है, दैट इज फॉर्म। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, इन ऑर्डर टू अचीव अ गुड स्ट्रक्चर राइटर शुड फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर हिज मटेरियल डिसाइड। सबसे पहले उसको मटेरियल को डिसाइड करना है एक अच्छे स्ट्रक्चर को पाने के लिए। अब आप कोई स्केच अगर बनाते हो, काफ़ी जने मेरे दोस्त स्केच करते हैं ना, तो वो सबसे पहले करेंगे क्या, एक फेस बनाने के लिए वो एरिया डिसाइड करेंगे, इतने में आईज बनेगी, इतने में नोज बनेगी, इतने में चीक्स, इतने में हेयर, है ना। तो वो उन्होंने एरिया डिसाइड करा, उसके बाद उसके अंदर शार्पनिंग लेकर आते हैं, उसको और क्लियर करते हैं। तो वैसे ही हमारी राइटिंग भी होती है, पहले हम देख लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं मोटा मोटा हमें ऐसे ऐसे करके लिखनी है, इतनी लाइनों में लिखनी है, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके हमें बनानी है, तो वो स्ट्रक्चर हो जाता है।
हाउ मच और व्हाट शुड इन वर्क, हम ये पहले डिसाइड करते हैं कितना काम हमें करना है। हमें पता ही नहीं है कितने पेजेस का लिखना है, हम लिखे जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं बनता उसका। इन व्हाट ऑर्डर, किस ऑर्डर में लिख रहे हैं, अप एंड डाउन, डाउन टू अप, है ना। पहले हमें क्यूरियोसिटी दिखानी है या बीच में सस्पेंस लाना है या सीधा लास्ट में बताना है, वो चीज़ें आपको ऑर्डर में लगानी पड़ेगी। हाउ मेनी पेजेस नोवेल रिटन बाय राइटर, कितने पेजेस नोवेल के द्वारा लिखे जाने चाहिए, तो कैरेक्टर डिसाइड करना है। सपोज आपने 2 पेज की स्टोरी लिखी और उसमें 12-13 कैरेक्टर्स ले आए, तो क्या उसमें मजा आएगा? पढ़ने वाला फुल कंफ्यूज, समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। और आपने एक बुक लिख डाली 200 पेजों की नोवेल, और उस नोवेल के अंदर सिर्फ 2 ही कैरेक्टर थे, तो मजा नहीं आएगा। सेम वही कहानी बताए जा रहे हैं। तो हमें कैरेक्टर्स को लाना पड़ेगा जब ज़्यादा लंबी स्टोरी लिख रहे हैं, और कैरेक्टर्स को कम करना पड़ेगा जब हम छोटी स्टोरी लिख रहे हैं। तो ये डिसाइड करता है एक स्ट्रक्चर। Beginning, middle and end is a time-tested sequence, but a gifted writer can always make variations. जो बिगिनर्स होते हैं उनको पहले हमेशा डिसाइड करना चाहिए स्टार्टिंग क्या करेंगे, मिडल में क्या होगा, एंडिंग क्या होगी। लेकिन जो एक तरीके से कह सकते हैं जो एक्सपीरियंस्ड राइटर होते हैं वो हमेशा वेरिएशन लेकर आते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं और लिखते लिखते कुछ अलग ही तड़का लगा देते हैं उसके अंदर, पढ़ते ही मजा आ जाता है। लेकिन वो बहुत एक्सपीरियंस के बाद हो पाता है, बिगिनर्स के लिए सुझाव नहीं है। नेक्स्ट है स्टाइल। क्या होता है स्टाइल का मतलब? स्टाइल इज अ मैनर ऑफ एक्सप्रेसिंग वंस थॉट, ये एक मैनर है किसी के थॉट को बताने के लिए। एंड फीलिंग्स इन वर्ड्स, हम अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग अपने वर्ड्स में बताना चाह रहे हैं, ये एक स्टाइल है। इट इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग कल्टिवेटेड अवेयरनेस ऑफ वर्ड्स, जब हम काफ़ी टाइम तक वर्ड्स को सुनते हैं, ध्यान देते हैं, उनके सेंटेंसेस बनाते हैं, तब हमारे अंदर ये कला आती है। ऑफ द वे राइटर कनेक्ट्स वन सेंटेंस विद अनदर, अब एक शायर होता है ना, शायर एक लाइन को दूसरी लाइन से बखूबी एकदम कनेक्ट कर देता है, सुन के मजा सा आ जाता है, बस वाह निकलती है मुंह से ना, वाह वाह। तो वो हुआ कैसे? वो काफ़ी टाइम तक चीज़ों का एनालाइज करते हैं, वर्ड्स के साथ उनको खेलना आ जाता है। एक मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुनना, एक शायर की बातें सुनना, दोनों सेम ही होती हैं। शायर अपनी फीलिंग्स में वर्ड्स को लाता है, वर्ड्स का खेल जाता है, सेम वही मोटिवेशनल स्पीकर भी करते हैं, उनको वर्ड्स के साथ खेलना आता है। आपको वर्ड्स ऐसे आने चाहिए कि एक से दूसरा कनेक्ट कर पाओ आप तुरंत। अब जैसे कि मैंने बोला, यहाँ एक राइटर नंबर 1 है, राइटर नंबर 2 है। किसी स्टोरी के अंदर एक ने इस्तेमाल किया सकर वर्ड और दूसरे ने इस्तेमाल किया हेल्प वर्ड, दोनों का मीनिंग सेम था, लेकिन हेल्प वाला जिसने लिखा समझ में आ जाएगा, हमें सकर वर्ड हमें जल्दी समझ में नहीं आएगा। हम स्टोरी का एक तरीके से कह सकते हैं कि वो छोड़ देंगे पढ़ना, धीरे धीरे करके इंटरेस्ट कम हो जाएगा। जब एक आध वर्ड नहीं मिलते हैं तो अलग बात है, सारे वर्ड एकदम नहीं मिले, एकदम अलग ही मिले तो हमें समझ में नहीं आता। अब कुछ राइटर्स डीले का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ प्रोक्रेस्टिनेशन। अब प्रोक्रेस्टिनेशन कई लोगों को बोलना नहीं आता, टंग ट्विस्ट हो जाती है और काफ़ी जने बोल लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे एक स्टाइल होता है कि कौन किस टाइप से बोल रहा है। अब हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द प्रोसेस टू टीच क्रिएटिव राइटिंग। हमने देखा क्रिएटिव राइटिंग को पढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन क्या प्रोसेस रहनी चाहिए, क्या एक गोल रहना चाहिए? तो क्रिएटिव राइटिंग कैन टीच विद इन द लिमिट्स, क्रिएटिव राइटिंग एक लिमिट के साथ पढ़ाई जाती है, उसको नॉर्मली हम नहीं पढ़ा सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग कैन टीच विद इन द लिमिट्स ऑफ अ पर्सन्स पोटेंशियल, जिसके आप लोग जब स्कूल में थे तो टीचर एक होती थी, क्लास एक होती थी, पढ़ाने का तरीका भी एक होता था, लेकिन उसी क्लास के अंदर कुछ टॉपर निकलते थे, कुछ एवरेज, तो कुछ फेल भी हो जाते होंगे, है ना। तो आप एक ही टीचर से तो पढ़े हो ना, एक ही तरीके से भी पढ़े हो, फिर भी ऐसा क्यों? सेम चीज़ें क्रिएटिव राइटिंग में भी होती हैं। आपको सिखाने वाला खुद हुनरबाज है, उसके अंदर हुनर है, सीखने वालों में भी एक ना एक हुनर होता है, लेकिन वो किस तरीके से उस पर अपना पोटेंशियल लगा रहे हैं, अपनी मेहनत लगा रहे हैं, वो डिपेंड कर जाता है। तो सबसे पहले तो क्राफ्ट, व्हाट मेक्स अ गुड स्टोरी, हम क्राफ्ट से स्टार्ट करते हैं कि गुड स्टोरी क्या होती है। पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आप करने जा रहे हो उसका अच्छा वर्जन क्या होता है, बेकार वर्जन क्या होता है। व्हाट पार्ट डज नरेशन प्ले, किस पार्ट को नरेशन प्ले करता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टराइजेशन, एक कैरेक्टर का क्या महत्व होता है किसी स्टोरी के अंदर।
आप किसी भी कैरेक्टर को कुछ भी नहीं बना सकते हो। अगर आपने कोई अच्छा कैरेक्टर लिया है और आगे जाके उसी कैरेक्टर में वो गालियाँ दे रहा है तो वो मज़ा थोड़ी ना आएगा। उसका कैरेक्टर वही रहना चाहिए। अब सीरियल्स आप लोग देखते हो अगर, तो सीरियल्स के अंदर एक कैरेक्टर दिखाया जाता है, ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ये वीक कैरेक्टर है, उसको आगे जाके चेंज नहीं किया जाता, उसी हिसाब से आगे लिया जाता है। हाउ इम्पॉर्टेंट इज प्लॉट, प्लॉट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एटमोसफियर कैसा होना चाहिए, एक एलिमेंट्स क्या होते हैं स्टोरी के। अगर एटमोसफियर ही नहीं बना है, माहौल रोने वाला है और बैकग्राउंड एकदम हंसने वाला है, तो सामने उसको जो भी है राइटर या फिर जो एक्टिंग कर रहा है उसको तो हंसी आ जाएगी, रोना आएगा ही नहीं। माहौल नहीं बना तो उस हिसाब से होगा भी नहीं। क्रिएटिव राइटिंग में वर्ड्स ये ऐसे होने चाहिए कि माहौल अपने आप क्रिएट हो जाए। दैट्स क्राफ्ट। सबसे पहले तो क्राफ्ट सीखेंगे, उसके बाद आगे क्लियर होगा। तो नेक्स्ट वर्ड है टेक्निक। एक सेकेंड रुकिए, मैं इसको जूम कर देती हूँ। नेक्स्ट वर्ड है टेक्निक। हाउ डज वन कंट्रोल वर्ड्स, ग्रामर, राइम, प्रोसिडी एंड स्ट्रक्चर। हमने पहले सीख लिया एक अच्छी स्टोरी क्या होती है। अब हम देखेंगे कि टेक्निक्स क्या होती है एक स्टोरी या पोम या शायरी कुछ भी लिखने के लिए। तो आपको वर्ड्स कंट्रोल करने आने चाहिए, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, राइमिंग वर्ड आने चाहिए बहुत ज़्यादा। राइमिंग वर्ड से आप पोम अच्छी बना सकते हो, है ना। प्रोसीडी, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आप बनाने वाले हो। नेक्स्ट है प्रोसेस। हाउ टू रिकॉग्नाइज आइडियाज एंड हाउ टू लुक फॉर देम। कैसे आप आइडियाज को रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे आप उनके बारे में सोचेंगे, ये एक प्रोसेस होती है। कोई भी स्टोरी लिखने से पहले आपको एक थीम चाहिए होती है कि वो थीम कैसे आए, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो आप पहले उसको डिसाइड करोगे कैसे हम आइडियाज को लेकर आए, किससे कनेक्ट करें, तब मजा आता है। नेक्स्ट है हाउ टू रीड। एक अच्छा राइटर बनने के लिए आपको एक अच्छा रीडर बनना पड़ेगा। जब आप एक अच्छे रीडर बनते हैं ना, तो आपके पास आइडियाज ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो आपको पढ़ना कैसे है, सबसे पहले तो ना आप अगर राइटिंग करने जा रहे हो तो आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए अपना लिखा हुआ अपने आप पूरा पढ़ने के लिए। अगर आप पूरा पढ़ेंगे और ये सोच के पढ़ेंगे किसी और ने लिखा है, और जब आप उसको पढ़ते हैं और एनालाइज करते हैं कि स्टार्टिंग से एंड तक आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आया, यकीन मानिए आपकी वो स्टोरी बेस्ट है, आपको मज़ा आने लग जाएगा। लेकिन अगर आप 10-15 दिन बाद उसको वापस से पढ़ोगे और आपको लगे कि यार इसमें ये तो गलतियां हैं, दैट्स मीन कि क्या हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे गलतियां थी, अगर मैं इसको आगे करूँगा, प्रैक्टिस करता रहूँगा तो वो गलतियाँ सुधर जाएंगी। तो अपने अंदर एबिलिटी होनी चाहिए अपनी राइटिंग को पढ़ के गलतियाँ निकालने की। कोई और भी तो निकालेगा, आप भी खुद निकालो, 10-15 दिन बाद पढ़ो, आपके माइंड सेट चेंज हो जाएगा जब तक। पावर ऑफ वर्ड्स। एक वर्ड्स की पावर क्या होती है। द इफेक्ट ऑफ वर्ड्स, द रिदम, द फिंगर नॉसेंस, इन फैक्ट द मैजिकल क्वालिटी ऑफ वर्ड्स। वही चीज़ है, वर्ड्स की पावर, वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सा वर्ड कहाँ पे इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है रिपीटेड फॉर्म में, कि गाइडलाइंस क्या होती हैं क्रिएटिव राइटिंग के लिए। सबसे पहले रीड इन ऑर्डर टू राइट। आपको ऑर्डर में पढ़ना आना चाहिए जो भी आपने लिखा हुआ है। अलाउ योर एक्सपीरियंस टू राइपन। राइपन का मतलब वैसे तो गलना होता है या पकना होता है, लेकिन इस बात में ये कहा गया कि अपने एक्सपीरियंस को एज इट इज़ मत लिखिए, आप उसको और इनोवेटिव होने दीजिए, उसके अंदर थोड़ा तड़का लगाइए, थोड़े मज़ेदार तरीके से बताइए। राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस डिफरेंटली। आप अपने एक्सपीरियंस को लिखने से पहले ये ज़रूर देख लीजिएगा कि वही एक्सपीरियंस किसी और ने एज इट इज़ तो नहीं लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो आप कुछ और उसके अंदर इनोवेट करिए, कुछ नया लेकर आइए। सेम चीज़ लोगों को पसंद नहीं आती पढ़ने में। स्टार्ट विद योर डायरी। आप सबसे पहले डायरी लिखना स्टार्ट कीजिए। मैंने अभी जो बताया, आपने कोई पेज लिखा डायरी का, 15-20 दिन बाद उसको पढ़ो। पढ़ते वक्त अगर आपको लगे कि मैंने कितनी सिली सी बातें लिखी हैं, धीरे धीरे आपका माइंड सेट मैच्योर हो जाएगा, आपकी थिंकिंग में मैच्योरिटी आ जाएगी, आपकी राइटिंग में मैच्योरिटी आ जाएगी। विजुअलाइजेशन, आउटलाइनिंग, डिज़ाइन। आपको क्रिएटिव राइटिंग लिखने से पहले एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि आप लिखने क्या जा रहे हो, बताने किस बात के बारे में जा रहे हो, उसका एक स्ट्रक्चर आपके सामने बन जाना चाहिए। अब है कि हमें स्टोरी राइटिंग लिखते वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं। पहले हम डूज देखते हैं।
क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, आपके एक्सप्रेशन की क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। अगर आप कोई गाना लिख रहे हैं या गाना सुन रहे हैं तो आप उसको कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि उसके अंदर क्लैरिटी है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कनेक्ट नहीं होती हैं, क्यों? क्योंकि वो डेंस होती है, बहुत ज़्यादा डल होती है। अब रैप सॉन्ग है, हर किसी के समझ में नहीं आते हैं क्योंकि उसके अंदर जो एसेंस होता है वो अलग होता है। लेकिन नॉर्मल जो है सैड सॉन्ग वो सबको समझ में आ जाते हैं, उसका एसेंस थोड़ा स्लो होता है। टेक वर्ड सीरियसली, आपको वर्ड बहुत सीरियसली लेना है, किसी भी वर्ड को कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं करना, वो मज़ा नहीं आता। डोंट यूज़ एनी वर्ड, किसी वर्ड को इस्तेमाल नहीं करना है, डोंट सही है। मॉडल ऑफ गुड राइट, आप हमेशा लिखने से पहले अपना एक मॉडल चुनिए, उसकी तरह उसकी थिंकिंग को देखिए, क्या उसने क्या वर्ड्स इस्तेमाल किए क्या नहीं, फिर आप उसकी तरह रोल मॉडल की तरह काम कीजिए। ओवर राइट नहीं लिखना है, ओवर राइट लिखने से सामने वाले को लगता है तो लंबे लंबे फेंक रहा है, इसकी बातों को क्या ही माना जाए। चूज वर्ड अकॉर्डिंग टू मूड, आपका जिस टाइप का मूड होगा आप वही तो स्टोरी लिख रहे होगे, या जैसे स्टोरी लिख रहे होगे आपका मूड वैसा हो गया होगा। तो आपको अकॉर्डिंग टू मूड अपने वर्ड लेने हैं, किसी के भी वर्ड्स उठा के नहीं लिख देने हैं कि उस राइटर के ये वाले वर्ड अच्छे लगे लिख दिए। आपकी राइटिंग में मज़ा नहीं आएगा, फिर आपकी राइटिंग में वो जो फीलिंग है ना वो बट जाएगी। आपको अपने ही मूड में आए हुए वर्ड्स लिखने हैं जो आपको पहले सेटिस्फाई करे। जब आप अपनी राइटिंग से सेटिस्फाई होंगे तो यकीन मानिए दूसरे भी होंगे। अवॉइड बीइंग पॉम्पस, थोड़े अजीब से वर्ड्स मत लिखिए, है ना, ज़्यादा अलग से वर्ड्स मत लिखिए। एफर्टलेसली राइट, एफर्टलेसली राइट का यह मीन है आप वर्ड्स को लिखते वक्त में दूसरों की स्टोरी राइटिंग ये सोच के दिमाग पर प्रेशर डाल के मत लिखिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए लिखिए। पहले आप अपने इंजॉयमेंट के लिए लिखेंगे, इंटरेस्ट लाएंगे, तब मजा आएगा। और अवॉइड करना है आपको आर्केज्म, यानी वर्ड्स को ज़्यादा लॉन्गर, उनकी वॉक ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। स्लैंग क्लिक्स, इसका मतलब होता है उसको बोलने में, है ना, टंग ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए। अजीबोगरीब वर्ड नहीं लिखने हैं आपको, ऐसे वर्ड लिखने हैं जो पढ़ के एकदम आप भी सेटिस्फाइड हो और आपका रीडर भी। यूनिट 1 आपकी खत्म हो चुकी है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 2। यूनिट 2 के ना 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप दोनों देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, कैसे आपकी क्रिएटिव राइटिंग के अंदर क्लैरिटी आती है। पहले हमने पढ़ा क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है, क्या गाइडलाइंस होती हैं, क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे इसके अंदर क्लैरिटी आती है। डिसाइड व्हाट यू वांट टू मेक क्लियर, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्लियर क्या रखना है ना, अपने स्ट्रक्चर, स्टाइल, ये सब चीज़ें। क्लैरिटी डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर एजुकेशन, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में संपूर्ण ज्ञान है, पूरी नॉलेज है, तभी आप उसके बारे में कॉन्फिडेंट होकर कह सकते हो कि ये वाली बात छिड़ने तो दो, मैं तो डिबेट कर दूंगी, मुझे इसके बारे में सब पता है। कैसे पता लगेगा आपको? क्योंकि जब आपके पास एजुकेशन होगी तो आपकी राइटिंग में क्लैरिटी झलकेगी। क्लैरिटी रिक्वायर्स अ कंक्रीट डेफिनेशन ऑफ योर सब्जेक्ट, आपकी क्लैरिटी ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ने वाले के माइंड में एकदम इमेजिनेशन बन जाए, वो उस चीज़ को विजुअलाइज कर सके, ऐसा हुआ होगा, ये स्टोरी है, तो वो इमेजिन कर पाए उसको। नोइंग योर रीडर, अपने रीडर को पहचानिए, वो आपसे चाहता क्या है। आपने स्टार्ट किया कि हाँ हम ये दे सकते हैं अपनी राइटिंग में, अब रीडर आपसे और कुछ भी चाहेगा, उस चीज़ के अंदर एडिशनल चाहेगा, कुछ ऐड करना चाहेगा, कुछ चीज़ें वो चाहता क्या है आपको ये जानना पड़ेगा, है ना। आप कुछ भी नहीं लिखोगे, आपने एक बार किस टाइप की स्टोरी लिखी, अगली बार अलग टाइप की स्टोरी लिखी, आपको एक फॉर्म अपनानी पड़ेगी ताकि आपके रीडर्स आपसे कनेक्टेड रहें। रिजिडिटी में अफेक्ट क्लैरिटी, कई बार आप कुछ ज़्यादा ही रिजिड हो जाते हैं अपने वर्ड्स को लेकर, तो वो भी अफेक्ट करता है क्लैरिटी को। क्लैरिटी एंड लैंग्वेज, क्लैरिटी अपनी लैंग्वेज से बहुत कनेक्ट रहती है, जितनी आपकी लैंग्वेज अच्छी है वैसे आप उसे कनेक्ट भी रहेंगे। एंड देन लास्ट क्वेश्चन है इसका यूनिट 2 का, व्हाट इज ऑथेंटिसिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड फॉर्म में आए ये वाला क्वेश्चन, तो ध्यान से हम इसको देखते हैं। अब होता क्या है, तो द डिजायर टू राइट, लिखने की इच्छा, आप चाहे वो रियल हो चाहे इमेजिनेशन, इट डजेंट मैटर, बट आपको लिखने की इच्छा हो, यही ऑथेंटिसिटी कहलाता है। कंपल्शन टू एक्सप्रेस व्हाट दे फील एंड थिंक, इस चीज़ का कंपल्शन होता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं, आप वो चीज़ें लिखिए।
इट इज़ एन एक्ट टू सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करने की एक कला है ये, है ना, एक कह सकते हैं पहला कदम है कि अपने आप को कैसे एक्सप्रेस किया जाए। ऑथेंटिसिटी मीन्स ही मस्ट हिमसेल्फ बिलीव व्हाट ही वांट्स अदर टू बिलीव। इन लोगों के अंदर एक खास बात क्या होती है ऑथेंटिसिटी के अंदर, कि हमें ना अपने ऊपर पूरा बिलीव होता है कि सामने वाले को हम पे बिलीव है, हम जो लिख रहे हैं ना सामने वाला उसको आंखें बंद करके मान रहा है, दैट्स मीन ऑथेंटिसिटी है वहाँ पे। अब ऑथेंटिसिटी के बारे में कुछ चीज़ें आपको दे रखी हैं, जब आप ये टॉपिक लिखोगे तो इन्हीं पॉइंट्स को एलैबोरेट करके लिखिएगा। द एक्सपीरियंस बैरियर, एक एक्सपीरियंस बैरियर क्या होता है जो कि डेंजरस कर सकता है ऑथेंटिसिटी के लिए। कई बार हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो एक्सपीरियंस कर रखी होती है ना वो हम एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, और जब हम वो एक्सप्रेस करते हैं तो हम ठीक से नहीं बोल पाते, नहीं लिख पाते, ना बता पाते, तो वो एक बैरियर बन जाता है। या कई बार हमें उससे गलत परिणाम भी मिलते हैं ना, सामने वाले की थिंकिंग चेंज हो जाती है हमारे कंटेंट को लेकर। एक्सपीरियंस बैरियर बिटवीन कल्चर, अब कल्चर के लिए एक्सपीरियंस बैरियर कैसे है, हम अलग अलग कल्चर्स की राइटिंग वगैरह को देखते हैं, है ना, उनकी स्क्रिप्चर, सॉन्ग, पोम, सब चीज़ें अलग हैं। तो जो एक्सपीरियंस बैरियर है यहाँ पे, हमने एक कल्चर के बारे में तो जाना होता है लेकिन दूसरे कल्चर के बारे में इतना ठीक से क्लैरिटी नहीं होती है तो हम वहाँ नहीं समझ पाते हैं। हाउ क्रॉस कल्चर्स रेट्स कैन वायलेंट नॉर्म्स और डिसेंसी। अब एक चीज़ देखिए, हम लोग क्या करते हैं, एक ही कल्चर के होकर भी अपने कल्चर में अलग अलग वैरायटीज़ को नहीं पहचान पाते हैं। एक एग्जाम्पल है, हिंदू कास्ट के अंदर एक रस्म होती है जिसके अंदर दूध के अंदर, शादी के बाद दूध के अंदर एक रिंग को डाल दिया जाता है, दूल्हा दुल्हन उसको ढूंढते हैं, जो ढूंढते हैं वो जीत जाता है। वो हम लोगों ने टीवी में देखा होता है, बट कहीं कहीं हिंदू कास्ट के अंदर ही ऐसी रस्म ना होकर पानी के अंदर हल्दी मिलाई जाती है और आटे की मछलियाँ बनाई जाती हैं और उनको मारना होता है, ऐसे तीर जैसा मारना होता है, अलग रस्म हो गई। तो ये हम लोगों की कई बार एक्सपेक्टेशंस अलग हो जाती हैं रियलिटी को लेकर, और वो चीज़ें सामने वाला जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो वो वायलेंट, ये नॉर्म्स काफ़ी सारे मतलब क्रॉस कल्चर को लेकर दिक्कतें हो जाती हैं। टोटल ऑथेंटिसिटी ऑफ लोकेट एंड कल्चर, एक ऑथेंटिसिटी एक कल्चर को अच्छे से बताने का तरीका। अगर हम कोई नई चीज़ बता रहे हैं तो उसको बताने के स्टार्टिंग में इंट्रो ऐसा कर दो कि सामने वाला रेडी हो जाए सुनने के लिए। अगर आप डायरेक्ट बताओगे वो चीज़ें तो समझ में नहीं आएंगी। ऑथेंटिसिटी इज द बेस ऑफ इवन हाईली इमेजिनेटिव क्राइटेरियन। राजा राव ने एक बुक लिखी थी, द काउ ऑफ द बैरिकेड्स। इस बुक के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी इमेजिनेशन बताई हुई है, तो इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा बताकर उन्हें क्रिएटिविटी दी हुई है। तो उनका मन था लिखने के लिए, अब चाहे उन्होंने इमेजिनेशन लिखा चाहे कैसे भी उन्होंने लिखा, आप ऐसे एग्जाम्पल्स लिख कर आना, एग्जाम्स के अंदर काफ़ी इनके मार्क्स होते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ और भी जानना है किसी और सब्जेक्ट के बारे में तो आप कमेंट में बताइए, बाकी मैं इसको आगे कंटिन्यू कर दूंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी टाइप से। और तरीका अच्छा लगा हो तो बताइए, और नहीं लगा हो तो मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।